चले बच्चे, लेट्स मैंने पेपर निकाला हुआ था आपका समर 19 वेरिएंट 42। मैं आप लोगों को अक्टूबर 19 करवा चुका हूँ अपना वेरिएंट, मई जून 19, सॉरी अक्टूबर 21, मई जून 21, मई जून 20, ये 3 हो चुके हैं सेक्शन बीस। ये चौथा सेक्शन बी मैं आपको करवा रहा हूँ और देखे जा रहे हैं, आपको मुसलसल ये आसान से आसान लगेंगे। आज तो नहीं, लेकिन कल हमारा इसका दूसरा सेक्शन ए भी हो जाएगा। आज सेक्शन बी का काफ़ी सारा पार्ट करके हम वापस जाएंगे। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2। खिजर ने तो मुझे सॉल्व करके भेजे हैं, बल्कि हाँ हमजा आपने भी सॉल्व करके भेजे हुए हैं ये। तो एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय मार्केट फेलियर। एक मिनट, को बच्चा आ रहा है, उनको मैं एंट्री दे दूं। जी अस्सलाम वालेकुम नबिया। तो ये समर 19 वेरिएंट 42 अपना वेरिएंट हम कर रहे हैं बच्चे। जी बेटे, अपना वेरिएंट कर रहे हैं। ये अब हम कौन सा पेपर कर रहे हैं? नंबर 3, अक्टूबर नवंबर 19 सेक्शन बी मैंने करवा दिया। अक्टूबर नवंबर 21 सॉरी, इसी तरह मई जून 21 करा दिया, मई जून 20 हम चौथा पेपर कर रहे हैं सेक्शन बी का। तो कोशिश मेरी यही है कि टिल द 18th हम आपके वेरिएंट्स के 15 तक चले जाएं और उसके बाद सेक्शन एज भी करते रहेंगे। आप लोगों की क्वेरीज को भी आंसर करता रहूंगा, जो कॉमन क्वेश्चन है उसको बार बार देखते रहेंगे। राइट, तो मुझे बताएं बेटे, पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय मार्केट फेलियर एंड कंसिडर हाउ फार गवर्नमेंट इंटरवेंशन कैन रिड्यूस मार्केट फेलियर। आप तीनों में से किसी को इसमें प्रॉब्लम आ रही हो? नो सर। अब इस क्वेश्चन में आपने एफिशिएंसी पे ज्यादा वक्त जाया नहीं करना, क्योंकि उसने टर्म एफिशिएंसी नहीं बोली। थोड़ा सा आपको एक स्केच दे दूं, पहले मार्केट फेलियर को अच्छी तरह डिफाइन करें। द टर्म मार्केट फेलियर रेफर्स टू द इनएबिलिटी और मैं वही दोबारा वर्ड नहीं बोलना चाह रहा, इनएबिलिटी ऑफ, ये करते हैं इनएबिलिटी ऑफ मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई टू एलोकेट रिसोर्सेज एफिशिएंटली। It leads to disequilibrium or overproduction and overconsumption या underproduction and underconsumption, therefore misallocation of resources. It can lead to both allocative and productive inefficiencies. Let's first understand what efficiency is before going to market failure. इसमें बेटे वो सारे क्राइटेरियंस वगैरह बताने की जरूरत नहीं है, बेसिक 4 डेफिनेशंस, प्रोडक्टिव, एलोकेटिव, परेटो, ऑप्टिमैलिटी उसके रिजल्ट में, और फिर डायनामिक। और बता देना कि परफेक्ट मार्केट की एग्जांपल हम लेते हैं, उसका ग्राफ बना देना कि नॉर्मल प्रॉफिट जब फर्म कमा रही होती है वो फुली एफिशिएंट होती है। ठीक है, उसके बाद मेरा बेटा अगर गौर से देखो तो क्वेश्चन में वो कह रहा है कि जी गवर्नमेंट इंटरवेंशन किस हद तक सक्सेसफुल होती है। पहले तो मार्केट फेलियर बताएं और फिर गवर्नमेंट इंटरवेंशन की बात करें। 10 I told them बेटे, मामा को जगाओ, मामा को जगाओ बेटे, I told her, she invited them, सॉरी बेटे। अच्छा, अब इसको तसल्ली से देखो, 2 मार्केट फेलियर इन डिटेल हमें करने हैं बेटा। ठीक है, आपकी चॉइस है, पब्लिक गुड्स तो जरूर कीजिएगा, अलबत्ता मोनोपोली मेरा फेवरेट है, और एक्सटर्नल कॉस्ट एंड बेनिफिट वाला बहुत आसान है, उनमें से कोई एक ले लो तो बहुत आसानी से आप ये हैंडल कर लोगे। साथ साथ गवर्नमेंट इंटरवेंशन, साथ ही इवैल्यूएशन के क्यों गवर्नमेंट इंटरवेंशन कामयाब नहीं हो सकेगी, फिर एक मेजर इवैल्यूएटिंग कंक्लूडिंग स्टेटमेंट एट द एंड। सो आई डोंट थिंक एनी ऑफ यू विल बी स्ट्रगलिंग विद दैट। आगे मूव करूं? यस सर। ओके जी, अब नेक्स्ट देखते हैं जी, ये ओलिगोपोली है, इसको मैं फिलहाल स्किप कर रहा हूँ, आपसे मैं डिस्कस करूंगा लेकिन अभी मैं फिलहाल स्किप कर रहा हूँ। नंबर 4, ये हमारा लेबर मार्केट से क्वेश्चन है जी, और दूसरा पार्ट इंडिफरेंस कर्व्स यानी कि कंज्यूमर बिहेवियर से। सो पहला पार्ट, एक सेकंड जी, कोई बच्चा गलती से आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम नारेब। तो हम ये 4 पार्ट को ए देखते हैं जी। एनालाइज हाउ एन इंडिविजुअल कंज्यूमर्स डिमांड कर्व फॉर अ प्रोडक्ट इज डिराइव्ड एंड कंसिडर हाउ दिस मे बी लिंक्ड टू इट्स मार्केट डिमांड। वो कहते हैं जी एक इंडिविजुअल डिमांड कर्व कैसे निकलता है, कंज्यूमर अच्छा सॉरी सारा ही मार्केट उसमें से कंज्यूमर बिहेवियर्स, मैंने समझा लेबर मार्केट है। हाउ एन इंडिविजुअल कंज्यूमर्स डिमांड कर्व फॉर अ प्रोडक्ट इज डिराइव्ड एंड कंसिडर हाउ दिस मे बी लिंक्ड टू इट्स मार्केट डिमांड। इसको आपकी चॉइस है, आप ऑर्डिनल अप्रोच से करना चाहते हो डिफरेंस कर्व्स वाली से पहला पार्ट, या कार्डिनल अप्रोच से यानी कि यूटिलिटी थ्योरी अप्रोच से। जो भी आप करना चाहो, आई एम हैप्पी टू डू इट विद यू। वैसे मेरे पास इसका मेरे ख्याल में
सॉल्व्ड आंसर है। मैं आपके ग्रुप्स पे भी भेज चुका हूँ, तो मैं जल्दी से आप लोगों को निकाल के दिखा देता हूँ। लेट्स सी, किसी भी ग्रुप से हम निकालेंगे तो ये आराम से निकल आएगा। ये जी, ये हमारा 19 का क्वेश्चन था, मई जून 19। तो यहाँ पे कहीं इसका सोल्यूशन मैंने डाला हुआ है। 2142 मई जून 20, मई जून 18, मई जून 17, हाँ 2000, नहीं ये कुछ और है। Just a moment, stay with me. Very strange. मैं कोई दूसरा ग्रुप देखता हूँ, जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड। लेकिन था तो सब में मैंने पोस्ट किया, शायद मेरी नज़र से नहीं गुजरा। आई एम जस्ट क्विकली लुकिंग अगेन। जस्ट अ मोमेंट जी, आई एम जस्ट सर्चिंग माई डॉक्यूमेंट, ताकि नहीं somehow I'm missing the place। फ़ोन पे तो मुझे फ़ौरन मिल जाएगा, मैं पहले फ़ोन पे जल्दी से देख लेता हूँ कि कहाँ पे है, और उसके बाद जो है मैं आप लोगों को अभी शेयर करता हूँ। ये पूरा सॉल्व है। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला, जस्ट अ मोमेंट जी, लेट मी चेक माई डॉक्यूमेंट। अच्छा हमजा का फिर मतलब में, हाँ ये मई जून 19 शुड बी देयर। खिजर भी चले गए। मई जून 19 क्वेश्चन क्यों नहीं आपके पास? लारेब डू मी अ फेवर, ज़रा जल्दी से देखो बेटे, आपके पास ये है आपके ग्रुप में ये वाला जो क्वेश्चन मैं निकाल के दिखा रहा हूँ अभी, ये वाला टॉपिक मैंने करके भेजा था। लारेब कैन यू टर्न ऑन योर माइक फॉर अ बिट बेटे? यस सर। ये देखो मैं निकाल रहा हूँ अपने एक और ग्रुप से, वॉइस नोट्स। यस, ये वाला बेटे ज़रा देखिएगा, जब मैंने आपको भेजे थे ना वॉइस नोट्स बहुत सारे, ठीक है? अच्छा मैं समझ गया हूँ, मैं समझ गया हूँ। इधर मेरे पास वो जो है पुरानी चैट्स नहीं है, बिकॉज ये मैंने अपडेट की थी अपनी व्हाट्सएप, इसलिए मुझे यहाँ पे नहीं मिल रही। मैं दोबारा ये डॉक्यूमेंट जो है आपको भेजता हूँ, आपके ग्रुप पे भेज देता हूँ, रावी पे, और आप वैसे चेक कर लीजिएगा कि क्या मैंने ऑलरेडी भेजा हुआ था कि नहीं। 12 ये डॉक्यूमेंट है जी, मई जून 19, वेरिएंट 42, कंज्यूमर बिहेवियर एंड एफिशिएंसी क्वेश्चंस, राइट? सो वेयर आर वी? बच्चे वापस नहीं आए, चले लेट्स गो ऑन। जी बेटे, एनालाइज ये क्वेश्चन 4 पार्ट ए एंड बी दोनों सॉल्व है। Analyze how an individual consumer's demand curve for a product is derived and consider how this may be linked to its market demand। तो यहाँ पे हमारे पास चॉइस है कि हम इसको कार्डिनल अप्रोच से करें या ऑर्डिनल से। ये आपके ग्रुप में था पेपर क्वेश्चन लारेब? सर आपने दोबारा भेज दिया तो मैं चेक नहीं किया, मैं करूँ चेक? जरा चेक कीजिएगा, मुझे फिक्र हो रही है कि मैंने सब ग्रुप्स में भेजा भी है कि नहीं है।
से कौन सा ईयर है? मई जून 19 मेरे इसका जो है उसके ऊपर लेबल है MJ 2019 V42 CBN EFF क्वेश्चन MJ 2019। ये देखो ला रहे ये वाला लेबल होगा। सर भेजा हुआ आपने पहले? हाँ बस वो मुझे नजर नहीं आ रहा था, मैं परेशान था कि शायद किया नहीं। ठीक है, गुड मैंने इनफ, भेजा हुआ। भेजा हुआ। तो लेट्स सी जी, analyze how an individual's consumer's demand curve for a product is derived and consider how this may be linked to its market demand. सिंपली आपके पास चॉइस उसे नहीं कहा यूटिलिटी थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर यूज करो या इंडिफरेंस एनालिसिस, आपकी मर्जी है। तो मैंने यहाँ पे रिवीजन के बहाने मैंने कहा इस तरह बच्चों को हो जाएगा, मैंने कार्डिनल अप्रोच ली है जी। सबसे पहले की टर्म है जी डिमांड कर्व। तो डिमांड इज द विलिंगनेस एंड एबिलिटी ऑफ कंज्यूमर्स टू बाय अ प्रोडक्ट एट डिफरेंट प्राइसेस पर पीरियड सेट्रस वेरिएबल्स। डिमांड कर्व क्या होता है जी? शोज नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। लेट्स टेक कार्डिनल अप्रोच ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। It consists of two laws: law of diminishing marginal utility, law of equi-marginal utility. Before deriving demand curve through cardinal laws, let's understand a few key terms to be used later. लारेब मेरे साथ ये कर चुकी हैं अब्दुल्ला बाबर, आप मुझे बताइएगा आपको समझ आ रहा है जिस तरह मैं करवा रहा हूँ? लेवल 1 को हिट कर रहा हूँ, नॉलेज को, ठीक है? यस। तो यूटिलिटी को डिफाइन करेंगे, एमयू को टीयू। अगर एमयू टीयू के फॉर्मूलाज दे दो, एमयू का फॉर्मूला होता है टोटल यूटिलिटी ऑफ एन यूनिट्स, टी यू एन माइनस 1 यूनिट्स। और टीयू का है MU1 प्लस MU2 डॉट 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 लगा के प्लस MUN। जितनी गुड्स इस्तेमाल करते जाओ उनकी मार्जिनल्स जमा करते जाओ, यूटिलिटीज टोटल बनती जाती हैं। दो अजम्पशंस बताएं जी कार्डिनल अप्रोच की, लारे बता सकती हैं जल्दी से? Sir, consumers are rational and the शाबाश। MU of money is constant. हाँ थोड़ा सा रैशनल बता दो, रैशनल से क्या मुराद है? कि वो सोच के परचेज करते हैं। नहीं, ये तो आप तुक्के लगा रही हैं। होता क्या है रैशनल? ठीक है सोच के परचेज करते हैं, लेकिन असल क्या है? रैशनल कौन होता है? पता नहीं बेटे पहले पेज पे है ये, लरे रिवीजन नहीं कर रहे हो? सर मैंने याद किया कि रैशनल, बस मैंने वर्ड याद कर लिया, नहीं मैंने नहीं वर्ड आप नहीं किया। सुन लो, रैशनल कंज्यूमर्स आर दोज who are aware of their incomes, prices of the goods, their substitutes, always prefer more over less। ये आपने प्रॉपर डिटेल बताना है। फिर आप कह दें कि MU कैन बी मेजर्ड इन होल नंबर्स, कॉल कार्डिनल नंबर्स 1 2 3 10 वटेवर। ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर हो गया। स्टार्ट में कहाँ पे था जी? वेयर डिड आई पोस्ट इट? यस देयर। तो दो assumptions बता दें, उसके बाद law of diminishing marginal utility states that with continuous consumption MU for every next unit is less than the previous one। कोई चीज मुसलसल इस्तेमाल करो MU गिरता है। It has a few assumptions such as incomes, fashion, taste, weather, etc. do not change, and units of consumption are reasonable glasses, not spoons। फिर बताएं जी, यहाँ पे वो TU-MU का रिलेशनशिप नहीं दिखाना, सिंपल जाओ सीधा आंसर पे। इन मार्क्स इन इन क्वेश्चंस में मार्क्स ज्यादा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी के होते हैं, जो मोर देन वन गुड का अनलिमिटेड नंबर ऑफ गुड्स का मॉडल है, नॉट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग जो कि सिंगल गुड का मॉडल है। राइट जी। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज इफ MU इज ग्रेटर देन प्राइस, आप ऐसे फॉर्म में लिखेंगे कंजम्पशन इंक्रीजेस, एडिशनल यूनिट से सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिल रही है उसकी एडिशनल प्राइस से, तो वो ज्यादा कंज्यूम करेगा। लेकिन अगर MU इज लेस देन मार्जिनल प्राइस, कंजम्पशन विल फॉल। और जब MU प्राइस के बराबर हो जाए, कंज्यूमर की टोटल यूटिलिटी मैक्सिमाइज्ड। अब यहाँ पे हम ग्राफ बना देंगे जी, सिंपल MU कर्व डिमांड कर्व की शक्ल का नीचे लगा के प्राइस यूटिलिटी लेबल किया y एक्सिस पे, क्वांटिटी x पे। P0 पे देखो, पॉइंट ए पे MU एंड प्राइस बराबर हैं। अगर प्राइस P0 से P1 पे गिरती है तो पॉइंट ए टू बी के दरमियान में अगेन MU ज्यादा है प्राइस से, क्वांटिटी कंजम्पशन की बढ़ेगी Q0 से Q1। बी पॉइंट पे दोबारा MU प्राइस के बराबर इक्विलिब्रियम आ गया। ए टू बी पॉइंट्स के दरमियान में इंडिविजुअल डिमांड कर्व है। ये इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन है। कुछ समझ ना आया हो तो पूछ लें। ओके उसके बाद मेरे बच्चा आप आएंगे कि इसको एक्सप्लेन करने के बाद लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज अ सिंगल गुड मॉडल, and for multiple goods we use law of equi marginal utility to derive individual demand curve।
लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी क्या स्टेट करती है जी? Consumer is in equilibrium when he spends his limited income on goods with given prices in such a way that MU from the last unit of money spent on all goods is equal. ये डेफिनेशन आपको रटी होनी चाहिए. लॉ ऑफ इक्विमार्जिनलिटी क्या कहता है जी? कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहाँ है? जब वो अपनी लिमिटेड इनकम ऑन गुड्स विद गिवन प्राइसेस पे यूं स्पेंड करे कि MU ऑफ लास्ट यूनिट ऑफ मनी स्पेंट ऑन ऑल गुड्स इज द सेम, यानी हर गुड की MU को, जैसे गुड X की MU को डिवाइड करे उसकी प्राइस से, फिर MU ऑफ Y को डिवाइड करे उसकी प्राइस से, इस तरह nth नंबर ऑफ गुड तक. जब आंसर बराबर आ जाएं तो उसकी टोटल यूटिलिटी मैथमेटिकली मैक्सिमाइज हो जाएगी इस थ्योरी के मुताबिक. अब यहाँ पे आपने ज़रूर ये न्यूमेरिकल एग्जांपल देना है. MU मैंने दी हुई है 20 गुड X की, Y की 30, प्राइसेस 2 and 5. MU पर डॉलर गुड X से 10 है और MU पर डॉलर गुड Y से 6 है. तो MU ऑफ लास्ट यूनिट ऑफ मनी स्पेंट, last dollar spent is more from X. As seen in the table, MU per dollar of X is greater than that of Y. Consumer will buy more of X and less of Y. According to law of diminishing marginal utility, X को मुसलसल इस्तेमाल करने से उसकी MU will fall due to more consumption and MU of Y will rise due to less consumption. ये human nature है. कोई चीज़ कम कंज्यूम करें उसकी वैल्यू माइंड में ज़्यादा होना शुरू हो जाती है. We miss it. Consumers will keep switching expenditure till MU per dollar from both goods is the same. हम गुड X का ग्राफ बना रहे हैं, सिर्फ एक का बना सकते हो आप. P0 पे हम अज्यूम कर रहे हैं A पॉइंट पे दोनों की MU पर डॉलर बराबर थी. MU ऑफ X0 ओवर प्राइस ऑफ X0 वाज इक्वल टू MU ऑफ Y0 ओवर प्राइस ऑफ Y0. X की प्राइस गिरी P0 से P1 तो इमीडिएटली डिनोमिनेटर छोटा होने की वजह से आंसर जो है बड़ा हुआ MU पर डॉलर ऑफ X का. तो दोबारा A से B उसने कंजम्पशन बढ़ाई. B पॉइंट पे दोबारा अब दोनों से MU बराबर है क्योंकि X को ज़्यादा खरीदने से उसकी MU गिरी थी, Y को कम खरीदने से उसकी MU बढ़ी थी और दोबारा MU पर डॉलर बराबर हुई B पॉइंट पे. इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. सीन इन फिगर 2, इनिशियल इक्विलिब्रियम वाज एट पॉइंट A where MU of X0 over price of X0 is equal to MU of Y0 over price of Y0. ओरिजिनल जो पहले वाली थी. A fall in price of X makes its MU per dollar greater than that of Y. Consumer will buy more X and less Y. वही स्टेटमेंट्स दोबारा रिपीट कर रहे हो. According to law of diminishing marginal utility, MU of X will fall due to more consumption and MU of Y will rise due to less consumption. Consumer will keep switching expenditure till MU per dollar from both goods is the same at point B. Between points A to B is an individual demand curve. Horizontal sum of individual demand curves gives us a market demand curve. ये दो demand curve लगाए हमने, Mr. A, Mr. B, दो consumers के $5 पे. एक ले रहा था 10, दूसरा खरीद रहा था 20 यूनिट्स. एक्स्ट्रापोलेट किया 30 यूनिट्स मार्केट डिमांड थी. $4 की प्राइस पे मिस्टर ए वाज बाइंग 15, मिस्टर बी वाज बाइंग 25. 40 यूनिट्स हो गए बी पॉइंट पे. मार्केट डिमांड का दूसरा पॉइंट आया 40 यूनिट्स पे. ये सबको आता है बच्चों? बता दें यहाँ पे कोई मसला? अब्दुल्ला, लारेब क्लियर है? सॉरी आई कुडंट हियर यू. Yes sir, clear है. ओके. अब दो लिमिटेशंस दे दें वही कि MU cannot be measured in whole numbers. We just have a vague idea. We do not have a clear-cut utilometer. Number two, consumers are not rational. They get influenced by advertisement, impulse buying, etc. तो ये आपका पूरे 12 मार्क का क्वेश्चन. सिंपली उसने क्या कहा था, मैं आपको दोबारा क्वेश्चन दिखा रहा हूँ. कंज्यूमर का डिमांड कर्व कैसे निकलता है और उसका लिंक मार्केट डिमांड कर्व से कैसे है. हमने कार्डिनल अप्रोच यूज़ की, उसको बताया कि हम कार्डिनल अप्रोच यूज़ कर रहे हैं. उसके दो लॉज LDMU और LEMU के थ्रू की टर्म्स को डिफाइन करके प्रॉपर हमने डिमांड कर्व निकाल के दिखा दिए और बाद में दो लिमिटेशंस दे दी थ्योरी की मार्केट डिमांड निकालने के बाद. तो ये आसानी से आपके 12 आ सकते हैं अगर आप ये बड़ी अच्छी तरह प्रिपेयर करके चले जाएं. नो वरीज जी, शैल आई मूव ऑन? एक्सक्यूज मी सर. जी बेटे. सर मैं जरा खाने पे जा रहा हूँ तो मुझे ओके श्योर, नो वरीज, जाओ जाओ जाओ. छोड़नी पड़ेगी. Sure. Number B part, use indifference curve analysis to distinguish between the effect of an increase in income on a consumer's demand for a normal good and an inferior good. अब यहाँ पे क्योंकि इनकम वाला हम बहुत कम करते हैं तो बच्चे यहाँ पे प्राइस चेंज वाला बनाते हैं. तो ये इनकम कंजम्पशन कर्व्स वाला क्वेश्चन है. अब की टर्म हमारे पास है जी इंडिफरेंस कर्व. अप्रोच बताएंगे ऑर्डिनल है,
इंडिफरेंस कर्व को डिफाइन करेंगे, अ कर्व दैट शोज ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स where consumer gets the same total utility, hence he is indifferent between them. Two properties of indifference curve, yani it's downward sloping due to a degree of substitution between two goods. We can buy more of one and less of the other. It's backward bending due to diminishing marginal rate of substitution. As we buy more of one good X, its MU falls according to law of diminishing marginal utility, and consumer is willing to give up less and less of good Y. Hence, it bends backward, decreasing opportunity cost. We also need budget line to find consumer equilibrium. In ordinal approach, budget line shows all possible combinations of two goods a consumer can buy in his limited income and given prices of goods. इंडिफरेंस कर्व की स्लोप बताइएगा mu of y over mu of x है, और बजट लाइन की स्लोप की शेप प्राइस ऑफ y डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ x है. अब देखें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे डिस्टैब्लिश होता है जी, जहां बजट लाइन स्ट्रेट वाली टेंजेंट हो जाती है बैकवर्ड बेंडिंग इंडिफरेंस कर्व से, इक्विलिब्रियम ई जीरो पे आया, कंज्यूमर वाई जीरो एक्स जीरो ले रहा था और उसकी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमाइज थी. यहाँ आपके 4 मार्क्स नॉलेज के आ गए. किसी बच्चे को यहाँ प्रॉब्लम आ रहा हो? हमजा, एनीवन? No, sir. Excellent. Who's this now? Umair Khalid. उमर खालिद. अस्सलाम वालेकुम उमर खालिद बेटे, आप कौन है? I don't know you. But you'll have to introduce yourself, otherwise I'll remove you from the class. Yes, ये हुआ ना. Right. उसके बाद 4B यूज इंडिफरेंस का, अच्छा हम उसके बीच में थे, सॉरी. यस, सारे आपको भेजे हैं बच्चे, प्रैक्टिस करें. थोड़ी सी वीकनेस लग रही है कुछ बच्चों की. तो उसके बाद ये नॉर्मल गुड, उसने पूछा था नॉर्मल इंफीरियर गुड का कैसे होता है जब इनकम चेंज हो, शायद लिखा होता क्वेश्चन में, इंक्रीज इन इनकम. तो नॉर्मल एंड इंफीरियर गुड पे क्या असर पड़ता है, बेसिक इक्विलिब्रियम करने के बाद माइंड में क्या रखना है, अप्रोच बतानी है, इंडिफरेंस कर्व डिफाइन करने का एक मार्क है, बजट लाइन डिफाइन करने का एक मार्क है, बेसिक इक्विलिब्रियम तक जाने के एक्सप्लेन करके 4 मार्क्स आपके हो गए. उसके बाद जी, नॉर्मल गुड हैज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप विद कंज्यूमर्स इनकम. When incomes rise, their demand rises and vice versa. Let us see the behavior of normal good X and Y to a rise in income of consumer. अब देखो ए बी ओरिजिनल बजट लाइन थी, आई सी जीरो से हमने उसको टेंजेंट करवाया ई जीरो पे. कंज्यूमर वाज बाइंग वाई जीरो एंड एक्स जीरो ऑफ बोथ गुड्स. एज अ रिजल्ट ऑफ राइज इन मनी इनकम, ये मनी इनकम बढ़ी है, बजट लाइन शिफ्ट्स पैरेलल आउटवर्ड. यहाँ पे पैरेलल का वर्ड यूज करना बहुत जरूरी है, पैरेलल आउटवर्ड टू सी डी, as consumer can buy more of both goods. New indifference curve is at IC1, equilibrium is at E1, consumer is buying more of both goods from Y0 to Y1 and X0 to X1. ICC दोनों equilibriums में से गुजरता हुआ एक arrow, एक curve which goes through all points of equilibriums between budget line and indifference curve, upward slope कर रहा है. क्या सजेस्ट हो रहा है, हम दोनों गुड ज्यादा ले रहे हैं, मींस दोनों नॉर्मल हैं. कोई कंफ्यूजन यहाँ पे ला रहे हमजा? No, sir. ओके, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है पूरी डिटेल में. इंफीरियर गुड का नेगेटिव रिलेशनशिप है, राइज इन इनकम विल रिड्यूस द डिमांड as people will switch away from these such as second hand clothing. फिगर 2 क्या शो कर रहा है, x इंफीरियर है और y नॉर्मल. जिसको इंफीरियर बनाना हो, पहला इक्विलिब्रियम तो नीचे आ गया ना ई जीरो पे, y0 x0 आप ले रहे हैं. अब x को इंफीरियर बनाना था, उसको हमने कम करना है, तो आप उससे ऑपोजिट साइड y वाली साइड पे नया इंडिफरेंस कर्व लगा दो. IC1 इक्विलिब्रियम आया E1 पे, अब हम y तो ज़्यादा खरीद रहे हैं y0 से y1 और x कम खरीद रहे हैं x0 से x1. दोनों इक्विलिब्रियम में से ICC निकाला, इनकम कंजम्पशन कर्व, तो वो बैकवर्ड बेंड कर रहा है, यानी ऊपर तरफ स्लोप कर रहा है. बैकवर्ड स्लोप कर रहा है तो उसका मतलब है x इज इंफीरियर एंड y इज नॉर्मल. ये इसकी एक्सप्लेनेशन. कोई कंफ्यूजन मेरे बच्चों? No, sir. अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे एफिशिएंसी का है, ऑल्दो आज के पेपर में हमारा ये अलग क्वेश्चन था, लेकिन व्हाई डोंट डू अ स्लाइटली डिफरेंट क्वेश्चन ऑन एफिशिएंसी. उसका कुदरती सोल्यूशन है, तो हम इसको यहाँ पे देख लेते हैं. एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन पोल्यूशन क्रिएटेड बाय इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक एफिशिएंसी. तो की टर्म है इकोनॉमिक एफिशिएंसी, प्रॉपर डिटेल में बताना होगा. पोल्यूशन इज द मार्केट फेलियर ऑफ एक्सटर्नल कॉस्ट. तो उसने सिंपली एक मार्केट फेलियर उठा के आपको दे दिया और कहा इससे इकोनॉमिक एफिशिएंसी पे क्या असर पड़ता है.
सो इतना सा आप लोगों को एडजस्ट करने में एबिलिटी आनी चाहिए. सो लारे हमजा कॉन्फिडेंट हो ना, इसको आइडिया हो रहा है कैसे करना है? Yes, sir. Okay, so let's start. Pollution को हमने करवाया, it's a harmful effect on third parties and causes a market failure which leads to over allocation of resources, यानी allocative inefficiency. अब जहां ज्यादा फोकस रखना ही allocative efficiency पे. To establish a relationship between pollution and efficiency, we need to understand the concept of economic efficiency in economics. Define करें efficiency को briefly on productive and detailed on allocative. Do I need to tell you the whole thing? दोबारा वो X efficiency वगैरह सारा कुछ परेटो ऑप्टिमैलिटी वगैरह ये सबको आता है. सर आते हैं. इधर आपने प्रोडक्टिव के क्राइटेरियंस बेशक ना करो, एलोकेटिव को डिटेल में करना है. Pollution causes harmful effects on third parties which are not directly involved in production and consumption. These are external cost. Existence of external cost का क्या मतलब है? It results in divergence यानी difference between social cost and private cost. Free market only considers private costs and ignores external costs such as pollution. Therefore, too many scarce resources are being allocated to the production of harmful third party impact. Here, the consumed resources are inefficiently being allocated and the product is overproduced and consumed. Simple आपने डिमांड लगाया एमपीबी एमएसपी, इसमें हम एक्सटर्नल बेनिफिट की बात नहीं कर रहे, अलबत्ता सप्लाई वाज ओनली एमपीसी. इक्विलिब्रियम मार्केट एंड क्यू मार्केट पे ओवर एलोकेशन हो रही है. अगर वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द टू कर्व्स एमईसी हम ऐड करें, वो सोशल कॉस्ट कर्व बन जाएगा सप्लाई कर्व कॉस्ट बनने से. इक्विलिब्रियम ऑप्टिमम पे देखो, क्यू मार्केट से क्यू ऑप्टिमम ओवर एलोकेशन ड्यू टू ignored external benefits. मैंने explain कर दिया, यहाँ पे कर दिया. As seen in the figure, free market was producing Q market output. If we add external cost to private costs, supply curve will shift to S1 where MPC is equal to MSC and at optimum output level for society from Q market to Q1 is the over allocation of resources. बेटे बहुत आसान एक्सटर्नल कॉस्ट एंड बेनिफिट के सिंगल शिफ्ट है. आप वाले ये वाले चूज कीजिएगा अलॉन्ग विद मोनोपोली अगर आपको फ्री हैंड हो. क्लियर हो गया बच्चों? यहाँ कोई क्वेश्चन? सर जी जी बेटे. अभी उसने क्वेश्चन में मेरिट या डीमेरिट गुड्स का पूछा डायरेक्टली. बिल्कुल बिल्कुल पूछते हैं. वो कैसे कहते हैं? वो कहते हैं sometimes individuals make choices which are harmful for themselves or harmful for environment. Consider how efficiency can be restored in such situations. इसमें उसने डीमेरिट गुड की भी बात कर दी और एक्सटर्नल कॉस्ट की भी बात कर दी. फॉलो कर रहे हो ना? मेरिट गुड की भी बात कर दी क्योंकि वो हम कम खरीद रहे हैं. जी. सो सिंपली आपने उस हिसाब से क्वेश्चन समझा देगा आपको इंशाल्लाह. अब बेटे दिस इज कॉजिंग एलोकेटिव इनएफिशिएंसी. अब हम आखिरी उसका सवाल का जवाब दे रहे हैं कि इकोनॉमिक एफिशिएंसी के साथ क्या ताल्लुक है एक्सटर्नल कॉस्ट का, पोल्यूशन का. दिस इज कॉजिंग एलोकेटिव एफिशिएंसी, हेंस इकोनॉमिक एफिशिएंसी इज नॉट अचीव्ड व्हेन पोल्यूशन एक्सिस्ट्स. देयरफॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन बिकम्स डिजायरेबल. समझ आ गया बच्चों? कोई मसला 12 मार्क्स में? नहीं सर. अब यहाँ पे मेरे बेटे using diagrams discuss whether policies employed by governments, बी पार्ट में वो कह रहा है, टू रिड्यूस एलोकेटिव इनएफिशिएंसी आर ऑलवेज इफेक्टिव. अब एलोकेटिव इनएफिशिएंसी कहाँ कहाँ आती है? मोनोपोली में भी आती है, एक्सटर्नल कॉस्ट के केस में भी, एक्सटर्नल बेनिफिट्स के केस में भी, पब्लिक गुड्स के केस में भी. तो 3 पॉलिसीज हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है. तो मैंने यहाँ पे चूज किया जी, मार्क्स स्कीम कहती है 3 पॉलिसीज, डायग्राम्स एंड इवैल्यूएशन. इनडायरेक्ट टैक्सेस फॉर केस ऑफ एक्सटर्नल कॉस्ट एंड डीमेरिट गुड्स. ब्रीफली एक्सप्लेन द मार्केट फेलियर. कर सकते हैं आप दोनों? जी सर. गुड. इनडायरेक्ट टैक्स कितना लगना चाहिए? एमईसी के बराबर. वही ग्राफ है, बस इनडायरेक्ट टैक्स वैसे शिफ्ट हो रहा है. रिड्यूस्ड ओवर एलोकेशन हमने कर ली है. बेनिफिट्स एंड प्रॉब्लम्स क्या हैं जी? इनडायरेक्ट टैक्स जो है उसके रिजल्ट में फायदा ये होता है कि कॉस्ट बढ़ती है. एक्सटर्नल कॉस्ट को हम इंटरनलाइज कर लेते हैं. हम पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल के हिसाब से प्राइस बढ़ाते हैं, कॉस्ट बढ़ाते हैं प्रोड्यूसर्स की और कंज्यूमर्स की प्राइस. तो जो डिसीजन जिन्होंने किया था प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स, अब वो पे कर रहे हैं. एक्सटर्नल कॉस्ट इंटरनलाइज हो गई हैं, प्राइवेट कॉस्ट में कन्वर्ट हो गई हैं, जिससे ओवर एलोकेशन कम हो गई. लेकिन गवर्नमेंट को अक्सर एमईसी एक्सटर्नल कॉस्ट को गेस करना, कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है. या ओवर टैक्सेशन हो जाती है, अंडर टैक्सेशन, या तो मार्केट फेलियर रिमूव नहीं होता और कभी कभी गवर्नमेंट फेलियर आ जाता है टू मच टैक्स लगाने की वजह से. फिर जी इनका अक्सर अगर डिमांड इनइलास्टिक है किसी ऐसी गुड की जिसके रिजल्ट में एक्सटर्नल कॉस्ट थी या डीमेरिट गुड्स थी,
तो उसके हिसाब से इतना इफेक्टिव नहीं होगा, बहुत कम क्वांटिटी कंजम्पशन में कम होगी, रिग्रेसिव इफेक्ट आता है, अमीर गरीब का गैप बढ़ जाता है बिकॉज दे फॉल हैविली ऑन पुअर ऑल्दो रेट सेम होता है. In case of external benefits or under allocation, under production of merit goods, allocative inefficiency, दूसरी, government should give subsidies equal to marginal external benefit. Supply curve shift होगा Q to Q1, हमारा removed under allocation, private cost से हमने उसको social cost में convert किया, social cost and benefit बराबर हुए, ऑप्टिमम एलोकेशन हो गई. लेकिन यहीं पे बेनिफिट्स हम करेंगे, सब्सिडी की वजह से कॉस्ट कम हुई थी, सप्लाई ज़्यादा हुई थी, ज़्यादा लोग हेल्थ केयर एजुकेशन मेरिट गुड्स को इस्तेमाल करेंगे, एक्सटर्नल बेनिफिट्स वाली प्रोडक्शन ज़्यादा होगी. लेकिन अक्सर गवर्नमेंट को सही तरह एस्टिमेट करना मार्केट में कितनी एक्सटर्नल बेनिफिट्स थे वो नहीं कर पाती, ओवर या अंडर सब्सिडाइज हो जाती है, हो सकता है गवर्नमेंट फेलियर हो जाए. सब्सिडीज गवर्नमेंट की कॉस्ट में इजाफा करती हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आती है और यूजर्स की, और इसके अलावा जो सब्सिडी से उनका बजट डेफिसिट में जाता है. नज थ्योरी तीसरी मैंने इस्तेमाल की, डिटेल में बात करते हैं जी. नज थ्योरी क्या है जी? Where government designs choices in a way that reinforces positive behavior through persuasion. लीफलेट्स फेंकने, सिगरेट की डब्बियों पे तस्वीरें लगानी, कैंपेन्स करनी अवेयरनेस की, ठीक है, रोड साइंस लगाने ऐसे कि भाई कितना ये डेंजरस है हेल्थ के लिए एंड स्टफ लाइक दैट, दरख्तों पे लिख देना, आई एम अ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन फॉर 4 पीपल, ये सब नच थ्योरी है. बेनिफिट्स क्या हैं जी? लोगों का मार्केट फेलियर रिमूव होगा, इंफॉर्मेशन फेलियर रिमूव होगा, वो कंजम्पशन ज़्यादा या कम जो कर रहे थे उसको ठीक कर देंगे. सेकेंडली, ये टैक्सेस एंड लॉज की तरह सख्त नहीं है, एक अच्छा सटल सा तरीका है. लेकिन नुकसान क्या है? अक्सर नजेस को इग्नोर कर दिया जाता है और कोई सेकंड जनरेशन में जाके लॉन्ग टर्म में आके बेनिफिट आता है और इनकी भी बहुत सारी कॉस्ट होती है. प्रॉब्लम कर दिया हमने, इवैल्यूएटिव कमेंट दिया कि गवर्नमेंट कैन, मैं क्वेश्चन सामने रख दूं ताकि इवैल्यूएशन मेरे आसान हो जाए. यस, government can intervene in cases of allocative inefficiency and market failures from merit, demerit goods, external costs and benefits, etc. However, government intervention may improve situation if government can find the right amount of external benefits and costs to apply the policies. However, अक्सर government fails to estimate them properly, hence may over under tax. This is called government failure. So it's not necessary कि government allocation will always reduce inefficiency. ठीक हो गया जी? Sometimes it may even worsen it. कोई confusion बच्चों? ये बहुत दफा हम मॉडल आंसर में ये बातें कर चुके हैं. No, sir. Okay, Lareb, all good? Yes, sir. Okay. ये हो गया जी. सेकंड आपका बहुत क्लियर था, 4 अब क्लियर हो गया. नंबर 5 भी किया जा सकता है, लेकिन लेट्स सी उससे पहले कोई और क्वेश्चन जिसको हम डायरेक्टली अपने नोट से निकाल सकें. नंबर 7 देखिएगा बच्चे. इसका बी पार्ट थोड़ा सा आप लोगों को शायद टैक्स करे, लेकिन ए तो बहुत सिंपल है. एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय एक्चुअल ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ. ये आपको नोट से दिखा दूं एक बार या दोनों को आता है? आता सर मुझे. आपको हमजा? सर मुझे आता है, लेकिन आप एक बार प्लीज दिखा दें. ठीक है, इसमें आपके 4 ग्राफ बनेंगे. अगर आप इसको सही तरह करते हो, मैं जल्दी से आपको दिखा रहा हूँ. ये मैक्रो इकोनॉमिक्स CMS न्यू PDF जो पहला वाला डॉक्यूमेंट है उसको मैं खोल रहा हूँ, और यूनिट नंबर 2 में इसकी फुल इंफॉर्मेशन आपको मौजूद है. ये पहला यूनिट खत्म हुआ, ये देखें. इकोनॉमिक ग्रोथ को डिफाइन कीजिए. क्वेश्चन क्या है जी? मैं आपको एक बार फिर क्वेश्चन दिखा दूं. Yes. Explain what is meant by actual economic growth and potential economic growth. So simple, economic growth is your key term. Economic growth, this is when real GDP rises over time. It can be actual or potential growth. इसका फॉर्मूला दे दें. रियल GDP 2 यानी करंट ईयर का माइनस रियल GDP 1 यानी प्रीवियस या बेस ईयर का ओवर रियल GDP 1 इंटू 100. नीचे एक्सप्लेन कर दें. मैंने कैलकुलेशन की, आपको कोई ज़रूरत नहीं है. एक्चुअल ग्रोथ पे हम बात करते हैं. When real GDP rises over time due to use of previously unemployed resources, जो AS में भी हम करते हैं, it's linked with a movement from a point inside PPC towards PPC. जैसे U से हम B पे आए या A पे आए. It's also linked with increase in aggregate demand. उसके थ्रू ये आती है. तो गवर्नमेंट अगर एक फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज एक्सपेंशनरी यूज करे, एग्रीगेट डिमांड बाहर शिफ्ट होगी, रियल जीडीपी बढ़ेगा, एक्चुअल ग्रोथ आएगी. Potential growth, when economy's productive potential increases, linked to outward shift of PPC and outward shift of long run aggregate supply curve in long run.
This occurs in long run due to increase improvement in quantity and or quality of resources. मैंने दोनों ग्रोथ दिखा दी हैं. यू से बी मूवमेंट लेफ्ट साइड वाले पीपीसी में एक्चुअल ग्रोथ है, और ए बी से सी डी पीपीसी का शिफ्ट पोटेंशियल ग्रोथ है. इसी तरह एग्रीगेट डिमांड का ए डी जीरो से ए डी वन पे शिफ्ट होना एक्चुअल ग्रोथ है, और लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व का एल आर एस जीरो से एल आर एस वन पे उसी शेप में शिफ्ट हो जाना पोटेंशियल ग्रोथ है. अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन हुई उसकी, और फिर रीजंस दे दो एक्चुअल ग्रोथ की. कॉजेज ऑफ शिफ्ट्स इन एग्रीगेट डिमांड, एक्सपेंशनरी फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी. गवर्नमेंट टैक्सेस कम करे, स्पेंडिंग बढ़ाए, अपने बजट को डेफिसिट करे, या मनी सप्लाई बढ़ाए, या इंक्रीज कर इंटरेस्ट रेट को कम कर दे, एक्सचेंज रेट्स को डीवैल्यू करे. पोटेंशियल ग्रोथ के रीजन सारे वो फैक्टर्स जो पीपीसी को बाहर शिफ्ट करते हैं, यानी गवर्नमेंट की सप्लाई साइड पॉलिसीज, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ब्ला ब्ला ब्ला. समझ आ गया बच्चों? कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? ओके. अब बी पार्ट जरा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ताकि जरा आपके रेpertoire में इजाफा हो जाए क्वेश्चंस के लिए. वो कह रहे हैं जी, हेल्थ, एजुकेशन एंड सेविंग आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन डिटर्मिनिंग लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज. कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट. तसल्ली से माइंड क्या कहता है, फॉरन आंसर सोचना शुरू होता है. सबसे पहले मार्क्स स्कीम को माइंड में लाएं. लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, इसको हम दो तीन चार लाइंस में बताते हैं. फिर डेवलपिंग कंट्रीज क्या होते हैं, इनको दो तीन लाइंस में उनके फीचर्स बता के यहीं पे हमारे 2 मार्क्स आ गए, ताकि हम अपनी मार्क्स स्कीम के मुताबिक चलें, नॉलेज के मुताबिक चलें. उसके बाद हम बात करेंगे कि हेल्थ, एजुकेशन एंड सेविंग से कैसे लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट आती है. और उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या सिर्फ यही फैक्टर्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, या कोई और फैक्टर्स भी हैं. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. सबसे पहले जी, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ ब्रॉड टर्म which refers to sustainable economic growth and improvement in resources, improvement in quality of life, standards of living, and welfare of an economy. It can be measured through various indicators like HDI, new mu, GDP, etc. क्लियर हो गया बच्चे? वही सारी बातें, बस हम क्लासिफाई कर रहे हैं साथ साथ. Developing countries are usually those with low real GDP per head, poorly developed infrastructures, low levels of education literacy, uh, low levels of HDI, and poor nourishment, etc. थोड़ा सा बता दिया हमने. Let's analyze how health, education, and saving are very important in determining long-term development for developing countries. इफ डेवलपिंग कंट्रीज में हम हेल्थ की बात करते हैं, हेल्थ केयर सिस्टम्स आर इम्प्रूव्ड, ठीक है. दिस विल रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी, ठीक है, जिसकी वजह से बच्चे सर्वाइव करेंगे, और यूथ की प्रोपोर्शन पॉपुलेशन में ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी. अगर बच्चे 5 साल की उम्र तक फौत हो जाते हैं, तो फिर वो लेबर मार्केट एज तक पहुंचने में काफ़ी सारे बच्चे नहीं जाते, वो फिर लेबर मार्केट में प्रोपोर्शन ऑफ यूथ ज़्यादा हो जाएगी. हेल्थ केयर के रिजल्ट में करंट वर्कफोर्स हमारी ज़्यादा प्रोडक्टिव, और एब्सेंटीज़म कम होने की वजह से ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगी, जिसकी वजह से क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ आउटपुट ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, हमारा ओवरऑल ग्रोथ बढ़ना शुरू हो जाएगी. हेल्थ केयर बेहतर होने से हमारा HDI बेहतर होगा, जिसकी वजह से कंट्री की डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छी हो जाएगी. एजुकेशन का इसी तरह बताएं जी, एजुकेशन ज़्यादा होने से हमारे वर्कर्स की स्किल लेवल, उनकी प्रोडक्टिविटी लेवल, उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, जिसकी वजह से पीपीसी हमारा बाहर शिफ्ट होगा, पोटेंशियल ग्रोथ बढ़ेगी, जिसकी वजह से मल्टी अट्रैक्ट होंगी, वो यहाँ के इन्वेस्ट करेंगी, उससे नई टेक्नोलॉजी इनोवेशन आएगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम आएगी, होएगी. बताना शुरू कर दो, मल्टीप्लायर, अपवर्ड मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा इकोनॉमी में, बिकॉज ऑफ इंजेक्शंस इनटू एग्रीगेट डिमांड थ्रू मोर इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन. सेविंग्स क्या करती हैं, बैंक्स के पास फंड्स चैनल हो जाते हैं, जिनको फर्दर लेंड करते हैं क्रेडिट मल्टीप्लायर की बेस पे. उससे बिजनेसेस को लोन्स मिलते हैं, कमर्शियल लोन्स, एक्सपेंशनरी लोन्स, जिसकी वजह से वो फर्दर एक्सपैंड करते हैं, मजीद जॉब्स क्रिएट करते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं, आउटपुट बढ़ती है, वो एक्सपोर्ट भी की जा सकती है, करंट अकाउंट बेहतर हो जा सकता है, जिसकी वजह से हेल्थ, एजुकेशन एंड सेविंग्स की वजह से हमारा GDP भी बढ़ा, HDI भी बेहतर हुआ, इकोनॉमी में तरक्की आई. But they are one of the most important, not the most important factors. Availability of and exploration of new mineral resources. Um,
उनसे हमारे पास नए रिसोर्सेज आ जाएंगे, ऑयल गैस वगैरह, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम, पीपीसी बाहर शिफ्ट होगा, हम फ्यूचर का सस्टेनेबल कंपैरेटिव एडवांटेज ले जाएंगे। इसके अलावा जी हमारे मुल्क में मल्टी नेशनल्स का सेटअप होना एक और तरीका है ग्रोथ लेने का, डेवलपमेंट लेने का, ठीक है। इसके अलावा जी हमारी स्पेशलाइजेशन डेवलप करनी अपनी नैरो रेंज ऑफ गुड्स के ऊपर, कंपैरेटिव एडवांटेज के ऊपर, उससे भी कंट्री की कॉस्ट, मतलब आप कोई दो तीन और करके इवेल्यूटिव स्टेटमेंट दोगे। हेल्थ, एजुकेशन एंड सेविंग आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स डिटर्मिनिंग लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट, but it's a wide term development for developing countries. Hence, other factors such as increased new mineral resources, ठीक है जी, immigration of labor, etc., also help in future growth and development of developing countries. बच्चों समझ आ गई या कोई confusion? सर आ गई है। ठीक है जी। अब मेरे बच्चों हम, हमारे पास 20 मिनट हैं। कौन सा वाला क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस फोर्थ कर लिया था डिटेल में? सिक्स्थ क्वांटिटेटिव ईजिंग वाला बिल्कुल ना चिढ़िएगा, ये उस यूनिट में से है जो मैं कहता हूँ कि इसमें से सिर्फ सेक्शन ए का करना है हमने। वो इसकी वीडियोस भी मैंने भेजी हैं आप लोगों को, सॉरी, मैं जल्दी से भेज देता हूँ इसकी। क्वांटिटेटिव ईजिंग वगैरह ये आपसे थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। सेवन्थ बहुत क्लियर है, फोर्थ तो बिल्कुल क्लियर था और टू भी बिल्कुल क्लियर था। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वाली भी आप कुछ हद तक कर सकते हैं, ओलिगोपोली वाला साथ है तो इसको छोड़ते हैं फिलहाल। नंबर 5 को मैं थोड़ा सा पॉलिसीज के ऊपर आपसे बात करना चाह रहा हूँ। एक किस्म की रिवीजन भी हो जाएगी और प्रैक्टिस भी कि ऐसा क्वेश्चन अगर खुदा न खास्ता नहीं मिल रहा तो हम क्या करें, उसको कैसे हैंडल करें। साइक्लिकल एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट आर द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। स्टेटमेंट दे दी उसने। अब क्वेश्चन पूछा, एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ दीज टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज टू रिड्यूस देम। ब्रॉड स्केच क्वेश्चन है, दो अनएम्प्लॉयमेंट्स पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। उनके पहले कॉजेज मांग रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास की टर्म है अनएम्प्लॉयमेंट, तो डिफाइन करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट इज व्हेन पीपल आर विलिंग एंड एबल टू वर्क बट कैन नॉट फाइंड अ जॉब। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज कैलकुलेटेड बाय नंबर अनएम्प्लॉयड over labor force into 100, whereas labor force constitutes of both employed and unemployed। हमने एक स्टार्ट लिया, उसके बाद स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है जी, इसको हम साइक्लिकल, बल्कि सॉरी, साइक्लिकल एम्प्लॉयमेंट क्या है जी? दिस इज कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ रियल जीडीपी ड्यूरिंग बिजनेस साइकिल, ठीक है। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉज्ड बाय मूवमेंट्स ऑफ रियल जीडीपी ड्यूरिंग recession and slump periods when aggregate demand falls, cyclical unemployment occurs। अब उसकी वजह बताएं। Labor demand is derived demand, yani it depends on demand for goods and services they produce. Hence, when aggregate demand falls for goods and services, final product की demand नहीं है तो workers की skills की, उनकी services की demand भी गिर जाती है and workers are made redundant। Simple aggregate demand aggregate supply curve लगाएं, AD को left पे shift करें, automatically unemployment नजर आ जाएगी। मेरे notes में बना हुआ है सारा। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट जो है इसको हम बोलते हैं इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। आपने बताना है कि ड्यूरिंग दिस पीरियड even very highly qualified people like doctors may be willing to clean cars but may not find the opportunity to do that। तो ये इनवॉलंटरी है, वर्कर्स अपनी मर्जी से अनएम्प्लॉयड नहीं, उनके पास जॉब्स अवेलेबल ही नहीं रही इकोनॉमी में। सो सच अनएम्प्लॉयमेंट कैन लीड टू मेजर रिसेशनरी एंड स्लम्प वाली कैफियत। फिर जी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, इसके कॉजेज चार हमने पढ़े हुए हैं। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इज व्हेन डिमांड फॉर अ होल इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट फॉल्स। दिस कैन बी ड्यू टू चेंजेस इन फैशन एंड टेस्ट as over time demand for handicrafts, handmade carpets and such items has fallen, और फैशन चेंज होने की वजह से सर्टन चीज़ें आउटडेटेड हुई, उनकी डिमांड गिरी, तो पूरी पूरी इंडस्ट्री के वर्कर्स की स्किल आउटडेटेड हुई, उनकी डिमांड गिर गई। दूसरा इसके अंदर है टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल का हिस्सा। एडवांस टेक्नोलॉजी आई, रोबोट्स आए, लोगों को निकाल दिया गया, वर्ड प्रोसेसर्स आए, टाइपिस्ट को निकाल दिया गया। तो व्हेन टेक्नोलॉजी एडवांसेस, workers in that industry, their skills are no longer required, they're no more compatible, hence they're made redundant, caused called structural unemployment, टेक्नोलॉजिकल रीजंस की वजह से। फिर इसके अंदर आ जाती है इंटरनेशनल अनएम्प्लॉयमेंट, when an imported good or service replaces the local good or service, and as a result demand for local industries falls। This has been caused by China and Japan in many European countries, ठीक है, and Asian countries।
तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का तीसरा है जी इंटरनेशनल अनएम्प्लॉयमेंट, जो इंपोर्टेड गुड्स के आने की वजह से होती है। और आखिरी इसके अंदर है रीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। इफ ऑल द डिक्लाइनिंग इंडस्ट्रीज वर लोकेटेड इन वन पर्टिकुलर रीजन, जैसे हमारी सियालकोट में सारी स्पोर्ट्स गुड्स हैं, सो एंड चेंज एंड डिमांड फॉर सच अ प्रोडक्ट होती है, तो पूरी पूरी वो रीजन अनएम्प्लॉयड हो जाती है। सो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। बच्चों समझ आ गया? बेसिक कॉजेज अगर समझ आ जाएंगे तो उसकी बेस पे हमारे पास पॉलिसीज भी बड़े आराम से कर जा सकते हैं आप। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे फिलहाल? सर नहीं। ओके लारेब, ऑल गुड? यस सर। ओके लेट्स सी नाउ। आप लोग मुझे बताएं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट के लिए हमारे पास क्या पॉलिसीज है। हमने एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना है। व्हाट पॉलिसीज गवर्नमेंट हैज जिसमें डिमांड साइड हम अपनी एग्रीगेट डिमांड को बाहर शिफ्ट करवाते हैं? फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सपेंशनरी फिस्कल, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी। ठीक हो गया? सबको समझ आ गए? यस। तसल्ली से बताइएगा, पूरे नोट्स आपके पास हैं। इंटरेस्ट रेट कम करना, मनी सप्लाई बढ़ाना, डायरेक्ट मैकेनिज्म भी बताएं, इनडायरेक्ट मैकेनिज्म भी। इनडायरेक्ट मैकेनिज्म क्या कहता है? मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म कि मनी सप्लाई बढ़ने से पहले इंटरेस्ट रेट कम होता है। वो लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी के मुताबिक डिमांड कर्व एलपीसी, जब मनी सप्लाई वाला परफेक्टली इनइलास्टिक कर्व राइट पे शिफ्ट होता है तो पहले इंटरेस्ट रेट कम होता है, उसके बाद एक एक्सपेंशन आती है। वो सारा डिटेल में वहां पे नोट्स में देख लें एक बार। यू वांट मी टू कीप स्पीकिंग या आपको समझ आ रही है जो मैं बात कर रहा हूँ? खुद एक्सप्लेन कर दूं या आप लोग ढूंढ सकते हैं? लेट मी सर नो, ओके। लेट मी नो इफ यू वांट मी टू कीप स्पीकिंग, वो मैं कर सकता हूं। लेकिन मैं चाहूंगा आप दोनों एक्सपेंशनरी फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी बता दें डिटेल में। फिर उसके बाद वहीं उनकी लिमिटेशंस, टाइम लैग्स, फ्यूचर कॉन्फिडेंस, लिक्विडिटी ट्रैप का जो उसकी लिमिटेशन है, मनी सप्लाई बढ़ने से इंटरेस्ट रेट नहीं गिरता क्योंकि बॉन्ड्स बहुत महंगे हैं और उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा है और इंटरेस्ट रेट कम है, लोग कैश होल्ड करते रहेंगे, लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व नीचे से परफेक्टली इलास्टिक हो जाएगा, मनी सप्लाई बढ़ने से भी इंटरेस्ट रेट कम नहीं होगा, एक्सपेंशन नहीं आएगी। ये लिमिटेशंस करके फिर मुझे बताएं आप लोग, स्ट्रक्चरल में जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हो रहे हैं उनको हैंडल करने के लिए गवर्नमेंट के पास कौन सी ऐसी पॉलिसीज हैं जिनके थ्रू हम वर्कर्स को अनएम्प्लॉयड होने से बचा सकते हैं? सर ट्रेनिंग अगर दें। शाबाश। इसमें आपने सोचना है सप्लाई साइड पॉलिसीज, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ लेबर फोर्स, सब्सिडाइजिंग ऑफ डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री, प्रोटेक्शनिज्म टू प्रोटेक्ट इंटरनेशनल अनएम्प्लॉयमेंट, फैशन टेस्ट वगैरह चेंज हुआ तो दूसरी स्किल्स में ट्रेन करवा दो, तो ये सप्लाई साइड पॉलिसीज आ जाती है। समझ आ गया? इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप करें ताकि नई जॉब्स क्रिएट हो, तो आप सप्लाई साइड पॉलिसीज को सर एक डिटेल में दफा आप लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी समझा सकते हैं? भूली हुई है आपको? पिछली क्लास मैंने करवाई हुई है पूरा क्वेश्चन, मैं फिर वो रिकॉर्डिंग देख वो लूंगी। रिकॉर्डिंग देख लो बकायदा। उसमें इसी तरह क्वेश्चन था, इंटरेस्ट रेट कैसे डिटरमिन होता है, मैंने डिटेल में करवाया था। हमजा याद है ना? यस सर। या तो नारे वो देख लीजिएगा। फिर सप्लाई साइड पॉलिसी की लिमिटेशन के शॉर्ट रन में गवर्नमेंट स्पेंडिंग के इंजेक्शन से डिमांड पुल इन्फ्लेशन आती है, गवर्नमेंट का बजट डेफिसिट हो जाता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अदर एरियाज ऑफ स्पेंडिंग आ जाती हैं, लॉन्ग रन में जाके इफेक्टिव होती है। तो बेसिकली दोनों टाइप की पॉलिसीज यूज की जा सकती हैं। फॉर साइक्लिकल वी हैव demand side policies, for structural we have supply side policies, effectiveness को हम ऑलरेडी हैंडल कर चुके हैं, उनकी limitations। सो ये तीनों पॉलिसीज साथ साथ मिला के गवर्नमेंट चला सकती है टू रिड्यूस दीज मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट्स। गॉट इट बच्चों? यस सर। ओके जी, आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे, बिकॉज ये क्वेश्चन नंबर 3 पहला पार्ट में आपको कहते हो तो जल्दी से आपको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन रिवाइज करा देता हूँ। वैसे मैंने पावर रिवीजन में करवाया हुआ है सारा। एक्सप्लेन वाई कंपनीज में फॉलो, उसने पावर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की है। यूएस में पर ट्रीटमेंट 800 चार्ज कर रहा है, इजिप्ट में उसी ट्रीटमेंट का 80 चार्ज कर रहा है। तो वो कहते हैं एक्सप्लेन वाई द कंपनी माइट फॉलो इट दिस पॉलिसी एंड व्हाट कंडीशंस आर नेसेसरी टू अलाउ दिस पॉलिसी टू बी सक्सेसफुल। ये दिखा दूं आपको नोट से, वैसे मैंने करवाया था लेकिन कहते हो तो मैं करवाता हूँ दोबारा। नहीं सर नोट से देख लेंगे। चले गुड इनफ। ये आपने बोला कहां से देखना है? ऑब्जेक्टिव्स, डिस्क्रिमिनेशन एंड कंटेस्टेबिलिटी, यूनिट 8, मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है? ओके। ओके मेरा बेटा, दैट्स इट। आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग माय क्लास, इसको मैं पोस्ट कर दूंगा और आप लोग रेगुलर आए। बच्चे आज बहुत कम थे, मे बी सडन चेंज इन टाइमिंग पुट सम किड्स ऑफ 10 से 12 पहले